नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा और ये समय है आपके इतिहास की क्लास का। इस क्लास में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस पर डिस्कस कर रहे हैं और एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस का जो यूनिट नंबर 1 है दोस्तों, उसमें इतिहास का सिलेबस दिया है। इतिहास के सिलेबस को हम लोगों ने अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है और हमारा ये जो लेक्चर चल रहा है ये दोस्तों मॉड्यूल नंबर 2 पे चल रहा है, जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की विशेषताएं, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विशेषताओं को देख रहे हैं दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दोस्तों बात किया था मगध के उदय का, और मगध के उदय के साथ साथ हम लोगों ने बात की थी हर्यक वंश के संबंध में, नागवंश के संदर्भ में और नंद वंश के संदर्भ में। यहां तक के बाद हम लोग उस व्यवस्था पे आ गए जब हमारे देश को पहला सुदृढ़ साम्राज्य मिलने वाला है। चाणक्य जैसे एक महान गुरु के नेतृत्व में एक राजा बनने की व्यवस्था को हम देखने वाले हैं, और उस राजा का नाम था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। बात यह थी कि आचार्य चाणक्य तक्षशिला के आचार्य थे और तक्षशिला में उन लोग को पता चल गया कि सिकंदर जैसे किसी विदेशी व्यक्ति का भारत पर आक्रमण होने वाला है। और जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण होने वाला है, इस बात की सूचना आचार्य चाणक्य को मिलती है, तो वो आते हैं धनानंद के पास मगध में इस उद्देश्य से कि हमारा देश शैशव अवस्था में है, अभी एक बड़े साम्राज्य बनने की स्थिति में, और हम नहीं चाहते कि अभी एक सुदृढ़ साम्राज्य, एक संगठित साम्राज्य, एक अखंड भारत बनने से पहले ये किसी दूसरे देश के शक्ति में आ जाए। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि भाई राजा को बताना चाहिए। राजा को बताने के लिए वो आते मगध में, लेकिन मगध में धनानंद राजा जो होता है वो भोग विलास की पूरी प्रवृत्ति में डूबा हुआ था, और उसने आचार्य चाणक्य का बहुत ज्यादा तिरस्कार किया। जब आचार्य चाणक्य ने बताया कि सिकंदर का आक्रमण होने वाला है, राजा जी कुछ करिए, तो कहीं ना कहीं धनानंद को ये बात बहुत गलत लगी कि एक जो ब्राह्मण है, एक आचार्य जो है, वो उन्हें राजनीति के संदर्भ में कोई बात बताने का प्रयास कर रहा है। और धनानंद ने आचार्य चाणक्य का बहुत ज्यादा तिरस्कार किया, ना कि सिर्फ तिरस्कार किया बल्कि उन्हें लात मार दी। ये अपमान आचार्य चाणक्य को चुभ गया दोस्तों, और आचार्य चाणक्य ने वहीं एक प्रतिज्ञा ले ली, अपनी शिखा को खोलते हुए प्रतिज्ञा की ली कि वो धनानंद और उसके समूल वंश का नाश कर देंगे। लेकिन ये प्रतिज्ञा लेने के बाद जब आचार्य चाणक्य वहां से निकलते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं था कि भाई कैसे क्या होगा। तभी उन्हें एक बालक दिखाई पड़ता है जिसके अंदर एक शौर्य पराक्रम की व्यवस्था आचार्य चाणक्य ने देखी, और उसके गुणों को आचार्य चाणक्य ने दूर से देखकर ही पहचान लिया था, क्योंकि वो बालक जो था वो धनानंद के सैनिकों के साथ एक प्रकार से देख सकते हैं कि विरोध कर रहा था। आचार्य चाणक्य को उस बालक में कुछ गुण देखे और आचार्य चाणक्य ने कहा कि बालक राजा बनोगे। तब चंद्रगुप्त ने कहा कि हाँ। तब आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त की मां मूरा से आज्ञा लेते हुए ले जाते हैं चंद्रगुप्त को, और उसकी शस्त्र शास्त्रों की शिक्षा की जाती है। और बाद में आपको देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक पहला सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित करता है दोस्तों। तो ये कहानी है, इस कहानी को हम लोग आगे देखने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखें दोस्तों, मौर्य साम्राज्य को हम लोग दो भागों में बांट कर देखेंगे। और पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रमुख शासक। यहाँ जब हम मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक को देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम दोस्तों देखेंगे दूसरा नंबर बिंदुसार का, और बिंदुसार के बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों अशोक की। मौर्य साम्राज्य को यदि देखा जाए दोस्तों, ये तीन महानतम शासक हमें देखने को मिलते हैं। अशोक की मृत्यु हो जाती है दोस्तों 232 बीसी के आसपास, और अशोक की जब मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु के बाद अगले 50 सालों तक मौर्य साम्राज्य के शासन करने के लिए कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला। और चूंकि कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला, उस संदर्भ में जो मौर्य साम्राज्य था वो कमजोर होता चला गया, और अंततः 185 बीसी में मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक वृहदत्त को मार दिया पुष्यमित्र शुंग ने, और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी मगध में। तो हम ये तीन राजाओं को देखें जिनका मौर्य साम्राज्य के सुदृढ़ करने में इंपॉर्टेंट योगदान रहा दोस्तों। उसमें भी अशोक के बारे में हम लोगों को ज्यादा डिटेल में चीजें पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से ज्यादा आ सकते हैं। इन राजाओं को देखेंगे, उसके बाद हमें दिखेगा कि मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था को देखा जाएगा कि किस प्रकार की प्रशासन की स्थापना हुई, किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था चलती थी, किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था मौजूद थी। और ये कंप्लीट करने के बाद दोस्तों अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारा ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पहले हम इन राजाओं को देखते हैं कि राजा क्या हुए थे क्या नहीं थे। जब हम मौर्य वंश के प्रमुख शासकों की बात करते हैं दोस्तों, तो पहला राजा होता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो रहा दोस्तों, इसने आचार्य चाणक्य की सहायता से, किसकी सहायता से? आचार्य चाणक्य की सहायता से लगभग 322 बीसी में मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। और ये मौर्य साम्राज्य का नाम दोस्तों मौर्य क्यों पड़ा, मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया है, जब मैंने आप लोगों को बौद्धकालीन व्यवस्था और गणतंत्र बुद्ध समय के जब बताए थे, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि मगध जो है यहाँ मौर्य साम्राज्य स्थापित, और मौर्य जो है दोस्तों ये शब्द से निकला मौर्य से।
ये मौर्य कौन थे दोस्तों? ये मौर्य वो थे जो मोरों के प्रदेश में रहते थे। मोरों के प्रदेश में रहने वाले लोगों का सरनेम पड़ा मौर्य, और मौर्य से मौर्य सरनेम पड़ा, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जब एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया तो उसे मौर्य साम्राज्य के नाम से देखा गया। इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका किसकी दिखाई पड़ती है दोस्तों? तो याद रखिएगा आचार्य चाणक्य की दिखाई पड़ती है, जिसे हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। विष्णुगुप्त भी इन्हें कहा जाता है और इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था दोस्तों अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हमको मौर्य काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है। प्रतीत होता है दोस्तों एक राजनीतिक ग्रंथ, लेकिन अलग अलग हम लोगों को जानकारी मिलती है। लगभग 15 अध्याय में यह ग्रंथ बटा हुआ था और संपूर्ण जानकारी हम हमारी यहीं से प्राप्त करते हैं इसके संदर्भ में। किसके संदर्भ में? मौर्य काल के बारे में। आचार्य चाणक्य के ही दिशा निर्देश के अनुरूप जब चंद्रगुप्त मौर्य ने काम किया तो यहां पर हम लोगों को दिखाई पड़ता है एक साम्राज्य। इसकी राजधानी दोस्तों क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र यहां पर राजधानी देखने को मिलती है। अब यहां पर धनानंद की अगर हम बात करें तो धनानंद दोस्तों एक ऐसा शासक था जो भोग विलासितापूर्ण जीवन जीता था। भारत के सुदृढ़ता, भारत के भविष्य को लेकर उसका कोई सोच, कोई विचार नहीं थी। सिकंदर के आक्रमण को लेकर वो सचेत नहीं था। ये तो बात अलग थी कि सिकंदर भारत पर, मगध पर आक्रमण करने से पहले व्यास नदी को पुल को पार करे बिना उसकी सेना वापस लौटने के लिए जिद्दी हो गई थी। उसने, सेना ने मना कर दिया व्यास नदी के पुल को पार करने से, वरना होता ये कि सिकंदर आता और उस प्रकार से व्यवस्था दिखती हम लोगों को। तो यहां पर सिकंदर का सामना धनानंद को करना ही नहीं पड़ा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में कौन शासक था, तो बताना होगा आपको धनानंद शासक था, नंद वंश का। बराबर। अब यहाँ आप चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 BC में यहाँ शासन स्टार्ट किया। शासन बेहतर तरीके से चल रहा है दोस्तों, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक घटना हमें देखने को मिलती है। वो घटना हमें देखने को मिलती है 305 ईसा पूर्व की। 305 BC में जो घटना हुई दोस्तों, वो हुआ था दोस्तों एक युद्ध। ये युद्ध किसका हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, एक तरफ है सेल्यूकस। सेल्यूकस कौन रहा दोस्तों? तो सेल्यूकस जो है वो सेनापति था। किसका? सेनापति तौर पे देखते हैं हम लोग सिकंदर का। ये सिकंदर का राजदूत भी बोला जाता था। तो सेल्यूकस जो था दोस्तों, इसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का होता है युद्ध। ये युद्ध जो हुआ वो कब हुआ था दोस्तों? तो 305 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हम भीषण एक व्यवस्था देखते हैं और इस युद्ध के तहत एक संधि होती है। परिणाम तरफ एक संधि होगी, और ये जो संधि हुई दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पक्ष में संधि हुई थी। मतलब इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित कर दिया था। चंद्रगुप्त के पक्ष में संधि हुई। संधि कुछ इस प्रकार थी कि सेल्यूकस ने, इसकी पुत्री थी, इसकी पुत्री का नाम था दोस्तों हेलेना। इसको एक जगह पर नाम मिलता है कार्नेलिया। तो हेलेना या कार्नेलिया जो चंद्रगुप्त बोल सकते हैं सेल्यूकस की पुत्री थी, उसकी शादी करा दी गई, विवाह करवाया गया। किससे? चंद्रगुप्त से विवाह हुआ। किससे विवाह? उसका चंद्र से विवाह हुआ। इसके अलावा, और इसके बाद हम यह देखते हैं कि सेल्यूकस जो है उसने 4 क्षेत्र, ये 4 क्षेत्र जो है जिसको हम लोग जानते हैं दोस्तों, काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, ये 4 क्षेत्र ऐसे रहे जो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस से ये 4 क्षेत्र मिले। लेकिन यहां याद रखिएगा कि इनके जो यूनानी नाम है वो भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जब इन चारों क्षेत्रों के यूनानी नाम की बात करेंगे दोस्तों, तो काबुल को बोला गया था दोस्तों पेरिपिसदई। पेरिपिसदई किसको कहा गया है? काबुल को कहा गया है। वही कांधार को कहा गया है दोस्तों अराकोशिया। अराकोशिया किसको कहा गया है? कांधार को कहा गया है। हेरात जो है दोस्तों, इसको हम जानते हैं एरिया के नाम से। हेरात को किस नाम से जानते हैं? एरिया के नाम से। और जेड्रोसिया कहा गया दोस्तों मकरान को। जेड्रोसिया किसको कहा गया? मकरान को। तो यहां पर एग्जाम में आप लोगों से ये 4 क्षेत्र पूछ सकता है। 4 क्षेत्र हो सकता है कि काबुल, कांधार, हेरात, मकरान पूछ ले, या 4 क्षेत्र में हो सकता है वो पेरिपिसदई, अराकोशिया, एरिया और जेड्रोसिया पूछ ले। जो भी आप लोगों से एग्जाम में पूछे आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, और इसका क्रम भी याद रखिए। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो न केवल या संधि के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसको बोल सकते हैं कि एक बोल सकते हैं ब्याह होता है उसका, साथ ही साथ उसका साम्राज्य भी विस्तार होता है। और ये भी याद रखिएगा कि सेल्यूकस कौन है? सेल्यूकस जो है वो भारत में, सेल्यूकस जो है भारत में सिकंदर का उत्तराधिकारी भी है। सिकंदर का उत्तराधिकारी भी है। अब सिकंदर ने भारत में ऐसा कोई विशाल साम्राज्य नहीं बनाया था दोस्तों। भारत में सिकंदर का साम्राज्य नहीं था, लेकिन जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है वहां पर सिकंदर जाते जाते सेल्यूकस को छोड़कर गया था। अब सेल्यूकस जब यहां रहा तो कहीं ना कहीं ये भारत में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर यूनानी साम्राज्य आप देख रहे थे। ये यूनानी राज्य जो था इसके ऊपर सिकंदर ने आक्रमण किया, चंद्रगुप्त ने आक्रमण किया और इसको फ्री करने का सोचा था, और यहाँ फ्री कर भी लिया।
यहां पर क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया और ये क्षेत्र चंद्रगुप्त ने प्राप्त कर लिए। साथ ही साथ सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। अब देखिए कि जब संधि होती है तो दोनों पक्ष कहीं ना कहीं एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे ही देते हैं। तो यहां पर देखिए कि एरिया अराकोशिया जेड्रोसिया पेरिपिसदई क्षेत्र चंद्रगुप्त को मिले। हेलेना से शादी हुई। चंद्रगुप्त ने क्या किया, चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दे दिए, किसको, सेल्यूकस को दिए, सेल्यूकस को दिए। तो यहां पर सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए। ये संधि हमें दिखाई पड़ती है। किसके समय की संधि है ये दोस्तों, तो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के युद्ध के समय की संधि है। इसके अलावा एक और डेट याद रखिएगा 303 बीसी की। ये 303 बीसी की जो डेथ है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इस समय मेगास्थनीज भारत आता है। मेगास्थनीज जो है उसका भारत आगमन होता है। ये मेगास्थनीज जो भारत आया दोस्तों, तो याद रखेगा यूनानी राजदूत के तौर पर भारत आया था। ये भारत में आने वाला पहला राजदूत भी बोला जाता है। मेगास्थनीज जब भारत आया, इसने भारत के समाज की, भारत की व्यवस्था का क्या किया दोस्तों, अध्ययन किया। और ये अध्ययन करने के बाद इसने क्या किया, किताब लिखी जिसका नाम था इंडिका। अब यहां समझने वाली बात क्या है, इंडिका में इसने भारतीय समाज पर प्रकाश डाला। किस पर, इसने भारतीय समाज पर प्रकाश डाला है। ये बहुत बड़ी बात है जो हम लोगों को समझना होगी। क्या कि जितने भी हमारे देश में पुराने समय में राजदूत आए, उन राजदूतों का भारत को कमजोर साबित करने का एक अलग सा प्रदर्शन हम लोगों को देखने को मिलता है। कैसा कि जो भी व्यक्ति भारत में आया उसने भारत के कमजोर पक्ष को अपने ग्रंथों में लिखकर उजागर करने की कोशिश की। अपने देश में पश्चिम के क्षेत्रों में जब वो ग्रंथ गए, वहां के लोगों ने उनको देखा तो उन्हें भारत की कमजोरी ही दिखाई दी। भारत की मजबूती का उल्लेख किसी भी विदेशी व्यक्ति ने अपने ग्रंथों में उल्लेख नहीं किया दोस्तों। तो यहां पर मेगास्थनीज ने भी क्या किया, उस समय के भारतीय समाज का उल्लेख किया जिस समाज में बहुत कमियां हमें देखने को मिलती थी। कैसी कमियां, जाति हो, अछूतवाद हो, स्त्रियों की स्थिति कमजोर हो, ये सब चीजें वहां मौजूद थी। उन सब चीजों को कि किस प्रकार की व्यवस्था थी वो सब यहां बता दिया किसने, इंडिका में, मेगास्थनीज ने। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी देने वाले ग्रंथ के तौर पर इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, तो मेगास्थनीज की इंडिका है जो उसने इस समय लिखी थी। तो यहां आपने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 322 ईसा पूर्व में राजा बनता है और 305 ईसा पूर्व में जग जाके देखते हैं तो यहां पर सेल्यूकस के साथ लड़ाई होती है और 303 ईसा पूर्व में आता है कौन, यहां पर मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के वर्णन के बाद हम दोस्तों जाएं तो यहां पर हम लोगों को देखता है कि 298 बीसी में 298 बीसी में इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने ले लिया सन्यास। क्या सन्यास ले लिया, तो याद रखिएगा जैन धर्म स्वीकार किया। जैन धर्म स्वीकार किया और जैन धर्म की जो उपवास की पद्धति है कायाक्लेश, उसके माध्यम से इसने क्या किया, शरीर त्याग दिया था दोस्तों, शरीर त्याग दिया है। और कहां, तो याद रखिएगा दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कहां, तो दक्षिण भारत में अगर आप जाते हैं तो कर्नाटक में। कर्नाटक में कहां पूछेगा, तो श्रवण बेलगोला की पहाड़ी, श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक का क्षेत्र है, यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य की समाधि हम लोगों को देखने को मिलती है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों जैन धर्म का जो दिगंबर क्षेत्र है उसको अपनाया था। अब यहां पूछा जाएगा कि जैन धर्म अगर आप चंद्रगुप्त ने अपनाया तो किसी ने दीक्षा दी होगी। दीक्षा देने वाले थे दोस्तों भद्रबाहु। भद्रबाहु जो दिगंबर संप्रदाय के नेतृत्वकर्ता माने गए दक्षिण में, तो इनसे ही चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा ली और जैनिज्म को स्वीकार करके अंततः संन्यास जीवन व्यतीत करते हुए शरीर त्याग दिया था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की यात्रा थी। अब यहाँ पर 2-3 चीजें और पूछी जाती हैं दोस्तों, उनको भी हम लोग देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। जिसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका जन्म कब हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य की जाति क्या थी और चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लोगों ने किस नाम से उल्लेखित किया है। यहाँ देखिए कि जब हम चंद्र के जन्म की बात करते हैं दोस्तों, तो लगभग 345 बीसी में हमें चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म की जानकारी मिलती है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म की जो जानकारी है उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। सारे इतिहासकार एक जैसी बात करते हैं कि 345 ईसा पूर्व के आसपास ही चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। यहाँ पर माता का नाम मिलता है दोस्तों, माता का नाम मिलता मूरा, और ये बोला जाता है कि जो मूरा थी वो शूद्र थी। पिता के नाम को लेकर ज्यादा क्लियरिटी नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर नाम मिलता है। सर्वथा सिद्धि मौर्य जो थे वो इनके पिता थे। अब यहाँ पर माता के नाम में कोई दिक्कत नहीं है, जन्म की तारीख में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जाति क्या थी, तो जाति को लेकर थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है इतिहासकारों में। कैसा कि जो हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं वहां मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या था दोस्तों, शूद्र था। वहीं पर अगर हम बौद्ध ग्रंथों की बात कर लें तो यहां पर दिखाई पड़ता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो क्षत्रिय कुल का था। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि क्षत्रिय जो है चंद्रगुप्त मौर्य का कुल रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा कि सेंड्रोकोट्टस नाम मिलता है इतिहास में। ये सेंड्रोकोट्टस जो है दोस्तों, ये नाम किसके लिए प्रयोग किया गया, जब इसका अर्थ निकाला गया तो बोला गया कि चंद्र के लिए ही सेंड्रोकोट्टस शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है,
तो यहां पर हम लोगों ने देखा चंद्रगुप्त मौर्य के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर, उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक और उनके समय की जो प्रगति रही वो भी चीजें देखी गई। बराबर। चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बने थे दोस्तों तो उस समय उन्होंने मालव जाति, अस्मक जाति के सहयोग से उन्होंने गद्दी प्राप्त की थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, चाणक्य की रणनीति थी और ये पूरी व्यवस्था में देखने को मिली थी। इसके बाद हम देखें दोस्तों तो चंद्रगुप्त जब गए तो चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बनते हैं कौन? बिंदुसार। बिंदुसार जो है दोस्तों इन्होंने राज किया कब तक? तो 298 से लेकर लगभग 273-72 बीसी तक ये बिंदुसार का समय रहा दोस्तों। और जब बिंदुसार के जन्म की बात करते हैं दोस्तों तो ये माना जाता है कि 320 बीसी के आसपास बिंदुसार का जन्म हुआ था और 298 बीसी में बिंदुसार ने अपना राज गद्दी जो है वो प्राप्त की थी, यहां से राज करना शुरू किया था। ठीक है, यहां पर अगर हम बिंदुसार के बारे में देखें तो इसे अमित्रोघात या अमित्रोचेट्टस के नाम से दोस्तों जाना गया है। और ये अमित्रोघात का जो मतलब होता है दोस्तों, मतलब क्या बताया गया है? वो मतलब बताया गया है शत्रु विनाशक। तो शत्रु विनाशक किसे कहा गया था दोस्तों? वो कहा गया था बिंदुसार को। इस प्रकार का स्वभाव रहा। और जब हम पुराणों की बात करते हैं दोस्तों तो पुराणों में जैसे वायु पुराण की हम बात करें तो यहां पर बिंदुसार को कहा गया दोस्तों मद्रसार या भद्रसार कहा गया है। वहीं अगर हम जैन ग्रंथों को उठा लें तो जैन ग्रंथ में कहा गया दोस्तों इसको सिंहसेन किसे कहा गया है? तो सिंहसेन जो शब्द है वो बिंदुसार के लिए प्रयोग किया गया है। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और इन्हें अमित्रोचेट्टस कहा गया, पुराण में इन्हें मद्रसार भद्रसार कहा गया और जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन के नाम से भी पुकारा गया है। और 273-72 बीसी तक लगातार इन्होंने अपना राज किया था। और ये याद रखिएगा कि बिंदुसार के समय हमें इंपॉर्टेंट रोल में राधागुप्त की भूमिका दिखाई पड़ती है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक जगह से साक्ष्य मिलता है कि चाणक्य का रोल इनके समय था कि नहीं था, तो ये माना जाता है कि चाणक्य जो थे उनको इस समय निष्कासित कर दिया गया था। कहा जाता है क्यों कर दिया गया था? तो बोला गया कि बिंदुसार के समय षड्यंत्र रचा गया चाणक्य के खिलाफ और व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों ने बिंदुसार को यह विश्वास दिला दिया था कि चाणक्य की वजह से तुम्हारी माता का देहांत हुआ और तुम्हें भी मारने का प्रयास किया गया था। हुआ यह था कि बिंदुसार की जो माता थी उनके शरीर में जहर फैल गया था दोस्तों और उस समय पर यह कंडीशन थी कि या तो मां को बचाया जा सकता था या बच्चे का तो मृत्यु हो जाती। तो ऐसे में मां का पेट चिरवाकर बच्चे का जन्म करवाया गया था और वो बच्चा जो था वो बिंदुसार था। तो ऐसे में चाणक्य को लेकर गलतफहमी भरी गई और फिर चाणक्य जो थे वो यहाँ हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। बाद में हम लोगों को राधागुप्त का रोल दिखाई पड़ता है यहाँ पर, किसके समय? बिंदुसार के समय पर। लेकिन जब हम बिंदुसार के समय बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर कुछ ग्रंथ बताते हैं कि बिंदुसार के कई पुत्र थे। 100 पुत्रों की जानकारी हमें मिलती। कैसे? एक अशोक था, एक पुत्र अशोक है और ये कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा था। 99 भाई को मारकर गद्दी प्राप्त की थी। किसने? अशोक ने। और ये सिंहली अनुसूची जो है दोस्तों वो हम लोगों को इसकी जानकारी देती है। तो इससे जानकारी क्या मिलती है कि अशोक ने अपने 99 भाई को मारकर गद्दी प्राप्त की थी। तो यहाँ पर अशोक एक हो गया और 99 भाई यहाँ हो गए। तो ये बिंदुसार के पुत्रों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा ये जानकारी मिलती है कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में, तक्षशिला में जब हम जाते हैं तो यहाँ हमें 2 विद्रोह देखने को मिलते हैं। ये विद्रोह हुए दोस्तों, यहाँ समझ लीजिएगा कि विद्रोह क्या चीज होती है। विद्रोह वो व्यवस्था है जिसमें राजा के खिलाफ प्रजा जब विद्रोह करती है तो वो विद्रोह कहलाता है ना। जब मान लीजिए कि कोई प्रजा है वो आपसे संतुष्ट नहीं है तो वो अपने राजा के खिलाफ विद्रोह करेगी। जैसे हमारे यहाँ पर हम देखिए किसान विद्रोह हो रहा है, ये किसान आंदोलन को हम किसान विद्रोह बोल सकते हैं, जो हमारे देश के सरकार के खिलाफ हमारे देश के किसान कर रहे हैं। दूसरा शब्द होता है आक्रमण। जब कोई देश दूसरे देश पर करेगा दोस्तों तो वो आक्रमण के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर विद्रोह हुआ मतलब कहीं ना कहीं प्रजा जो थी वो खुश नहीं थी, उसकी स्थिति को सही अगर कर दे तो विद्रोह समाप्त हो सकता था। जब विद्रोह हुए दोस्तों तो एक विद्रोह जो था उसको दमन करने के लिए अशोक को भेजा गया। अशोक गया, अशोक ने यहाँ पर जो प्रजा उसकी समस्या को पूछा और प्रजा की समस्या निकली भ्रष्टाचार। तो अशोक ने पता है क्या किया, यहाँ पर अधिकारियों का ट्रांसफर किया। भारतीय इतिहास में पहली बार जो ट्रांसफर पद्धति वो हमें यहाँ दिखाई पड़ती है। तक्षशिला के अधिकारियों को अवंती और अवंती के अधिकारियों को तक्षशिला ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अवंती का राज्यपाल के तौर पर अशोक इस समय काम कर रहा था। इसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा कि दूसरा विद्रोह जब हुआ इस समय भेजा गया सुशीम को। सुशीम जो था वो अन्य पुत्र था किसका? बिंदुसार का। और बिंदुसार ने इस बात का एक बोल सकते कमिटमेंट कर लिया था कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा? सुशीम बनेगा। हालांकि योग्यता किसमें ज्यादा थी? अशोक में ज्यादा थी। तो दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए सुशीम को पहुंचाया गया, लेकिन जब सुशीम जा रहा था रास्ते में तो रास्ते में ही जाते जाते ही किसकी मौत हो जाती है? बिंदुसार की डेथ हो जाती है।
और बिंदुसार की जब डेथ हो गई तो सुसीम आ नहीं पाया और इस बीच में अशोक को उत्तराधिकारी बना दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन बाद में जब विद्रोह हुआ तो अशोक ने क्या किया, अपने 99 भाइयों को मारकर राजगद्दी स्वीकार की थी। इसके अलावा हम देखें दोस्तों तो बिंदुसार के समय की और भी घटनाएं हैं। जैसे बिंदुसार के समय की एक घटना हम लोगों को देखने को मिलती है। कौन सी घटना देखने को मिलती है कि टॉलमी फिलाडेल्फस ये मिस्र के राजा मिलते हैं और बोला जाता है कि इन्होंने डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा था बिंदुसार के समय पे, बराबर। इसके अलावा एक और जानकारी मिलती है सीरिया के राजा एंटीयोकस की। ये एंटीयोकस जो मिलता है दोस्तों, एंटीयोकस क्या करता है कि इसके मित्रता पूर्वक संबंध थे किससे, बिंदुसार के साथ। और ये माना जाता है कि बिंदुसार ने सीरिया के राजा से 3 चीजें मंगवाई थी। कितनी चीजें, 3 चीजें बोला जाता है। एक बोला था सूखे अंजीर, दूसरा बोला था मीठी शराब और तीसरा बोला था दार्शनिक। बोले हमें ये तीनों चीजें भेज दीजिए। तो यहां पर सीरिया के राजा ने क्या किया, सूखे अंजीर भी भेज दिए, मीठी शराब भी भेज दी, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। ये बोल दिया कि दार्शनिक हम बेचे नहीं जाते यहाँ पर, और दूसरी बात दार्शनिक जो होते हैं वो राज्य की आत्मा होते हैं, तो हम उनको आपको नहीं दे सकते। तो ये व्यवस्था में किसके समय की देखने को मिलती है दोस्तों, बिंदुसार के समय की देखने को मिलती है। अंततः हम देखें बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अशोक का शासन प्रारंभ होता है। तो यहां हम तीसरा इंपॉर्टेंट शासक जो देखते हैं मौर्य काल में, वो अशोक को देखते हैं दोस्तों। और वास्तव में अगर मौर्य काल में कोई बड़ा इतिहास पढ़ने को मिल रहा है तो अशोक का इतिहास देखने को मिल रहा है। अशोक, जब हम अशोक की बात करते हैं दोस्तों तो जन्म मिलता है 304 ईसा पूर्व के आसपास। माता का नाम मिलता है शुभद्रांगी, पिता का नाम क्या था तो बिंदुसार, और इसके पुत्र का नाम मिलता है दोस्तों महेंद्र, और पुत्री का नाम मिलता है संघमित्रा। ये पारिवारिक जानकारी रही दोस्तों, याद रखिएगा। और अशोक के पुत्र और पुत्री संघमित्रा जो थे इनको श्रीलंका भेजा था अशोक ने। कहां भेजा था, श्रीलंका। किस लिए भेजा था, धम्म के प्रचार के लिए। धम्म के प्रचार के लिए इन दोनों को श्रीलंका भेजा था अशोक ने। जब बौद्ध धम्म की स्थापना अशोक ने की, उसका प्रचार प्रसार भी करवाया, कई देशों में राजदूत भेजे थे, आगे हम देखने वाले हैं। तो ये अशोक की प्रारंभिक जानकारी रही। 272 बीसी में गद्दी प्राप्त हुई, लेकिन विद्रोह हुआ। इसके चलते 269 बीसी में अशोक का क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। तो अशोक का राज्याभिषेक कब होता है दोस्तों, याद रखिएगा 269 बीसी में। कहा जाता है सिंगली अनुसूची के अनुसार कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा था और उनको मारकर अशोक ने गद्दी प्राप्त की थी। ये याद रखिएगा, ये सारी जानकारी जो हमको अशोक को लेकर मिलती है वो उसके अभिलेखों से मिलती है। इतिहास में ऐसा कोई शासक पहला जिसका पूरा के पूरा इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया हो, वो अशोक था दोस्तों। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। और अशोक के जो अभिलेख रहे दोस्तों हम लोगों को अलग अलग रूप में प्राप्त होते हैं, वो सब हम देखेंगे। लेकिन अभी अशोक की कुछ प्रारंभिक जानकारी देखें। अशोक की जानकारी जब हम देखते हैं दोस्तों तो 269 बीसी में अशोक का राज्याभिषेक हुआ, अशोक राजा बन गया। अशोक के जीवन के 2 पहलू हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलता है 269 से लेकर 261 बीसी तक का। ये वाला जो दौर था दोस्तों, ये अशोक का भेरी घोष का दौर दिखाई पड़ता है। मतलब हम बोल सकते हैं डेंजरस अशोक। ये भेरी घोष का दौर था। ये क्या हुआ इस समय, इस समय तक अशोक ने साम्राज्य विस्तार करने पर हर प्रकार की चीजें की। यहां पर अशोक के इस समय तक के जीवन को हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पहले का जीवन, ये वो जीवन था जब अशोक एक क्रूर शासक के तौर पर, अत्याचारी शासक के तौर पर देखा जाता। अत्याचारी का मतलब प्रजा को अत्याचार नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी नीति उस प्रकार की थी, युद्ध की नीति। तो युद्ध की नीति को फॉलो करने वाला शासक हम लोगों को यहाँ अशोक दिखाई पड़ता है। अगर हम 261 में देखें कि ऐसा क्या हुआ जिसके बाद जीवन में बदलाव आया, तो 261 बीसी में हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध देखने को मिलता है। ये कलिंग युद्ध जो है वो शासन प्राप्ति के 8वें वर्ष में हुआ था, ऐसा हमको अभिलेखों से जानकारी मिलती है। और शासन प्राप्त का 8वां वर्ष 261 बीसी था। कलिंग युद्ध हुआ दोस्तों। कलिंग कहां है, उड़ीसा में रहा। उड़ीसा में रहा। और इसकी राजधानी क्या थी, कलिंग की तो तोसली इसकी राजधानी थी। कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली थी। तो कलिंग की राजधानी तोसली थी। और ये कलिंग उस समय फेमस क्यों था दोस्तों, तो एक रेशम मार्ग व्यापार का एक केंद्र दिखाई पड़ता है। तो व्यापार का एक केंद्र था। तो अशोक का यह मानना था कि अगर हमारे हाथ में ये आ जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी और बाकी सब चीजें मजबूत हो जाएंगी। ये सोचकर अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। लेकिन जब आक्रमण किया तो लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा लोग क्या हो गए, घायल हो गए। एक भीषण नरसंहार जो है वो देखने को मिलता है इस युद्ध में। इस युद्ध में अशोक की जीत होती है। लेकिन जीत के बाद जब अशोक बाद में युद्ध भूमि का निरीक्षण करने जाता, देखने के लिए जाता है, तो अशोक देखता है कि भाई लोग मरे पड़े हैं, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, बहुत ज्यादा तबाही मची हुई है। और इस समय अशोक को सोच रहा था, शुद्ध अवस्था में था
इस समय अशोक के सामने आ जाते हैं कौन? मोगली उत्तिश। ये मोगली उत्तिश जो है दोस्तों ये बौद्ध भिक्षु थे। ये सामने आए, अशोक को इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म के बारे में बताया, बौद्ध धर्म के बारे में बताया। अब मोगली उत्तिश ने इनको क्या करा? बौद्ध धर्म के बारे में बताया। और ये सब सुनकर अशोक क्या हुआ दोस्तों? बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि उत्साहित हो गया बौद्ध धर्म को लेकर। उसको इसकी विशेषता बहुत ज्यादा बेहतर लगी। तब जाकर अशोक ने क्या किया? उसका भतीजे का नाम था उपगुप्त। इस उपगुप्त से अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेके अशोक बौद्ध हो गया। यहां पर हम बोलते हैं कि 261 के बाद अशोक का धम्म घोष का प्रारंभ होता है। अशोक का कौन सा समय चालू हो गया? धम्म घोष का प्रारंभ हो गया, जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करना शुरू कर दिए और अपनी पूरी नीति में बदल दिया। और पूरी नीति में जो बदलाव किया, उसमें बदलाव को लेकर कुछ शासक ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो अपनाया अशोक ने, उसको अपनाने के बाद अशोक की जो नीति रही, वो नीति मौर्य साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण देखी गई। इतिहासकारों का यह मानना होता है कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और धम्म की घोषणा कर दी, काय की घोषणा कर दी? धम्म की घोषणा कर दी। अभी धम्म बताऊंगा क्या होता है। धम्म की जो घोषणा की अशोक ने, उसके बाद युद्ध की नीति को बदल दिया, युद्ध छोड़ दिया, हथियार त्याग दिए अशोक ने। लेकिन ये सोचिए जरा सा कि अशोक पूरी तरीके से अगर हथियार त्याग देगा तो फिर साम्राज्य की रक्षा कैसे करेगा? युद्ध की नीति को त्यागा, लेकिन युद्ध के नीति को त्यागने के अलावा हम ये बोल सकते हैं कि युद्ध की उस नीति को त्यागा जिसमें विनाश होता था। अब अशोक ने साम्राज्य विस्तार के लिए या फिर अपने चीज को बढ़ाने के लिए युद्ध करना छोड़ दिया था, लेकिन हथियार नहीं छोड़े थे। अशोक ने युद्ध की नीति को छोड़ा, लेकिन युद्ध जो करते थे अशोक, वो विशेष उद्देश्य करते थे, प्रजा के हित के लिए करते थे, प्रजा की सुरक्षा के लिए युद्ध की स्थिति को सीमित रखा। लेकिन ये नहीं था कि युद्ध बंद कर दिए थे, ऐसा माना जाता। खैर, तो धम्मघोष की नीति को अशोक ने अपनाया और धम्मघोष की नीति पर जब अशोक चल रहे थे, तो यहां पर हम लोगों को यह भी समझना पड़ेगा कि धम्म क्या है। तो जब पूछा जाता है कि अशोक का धम्म क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद अशोक ने धम्म की घोषणा की थी। और धम्म को आप एक नैतिक आचरण संहिता के तौर पर देखते हैं, नैतिक आचरण संहिता के तौर पर हम इसे देखते हैं। प्रजा के नैतिक स्तर को उठाने के लिए, प्रजा के नैतिक स्तर को उठाने के लिए अशोक ने बौद्ध धम्म की घोषणा कर दी और बोला गया कि धम्म में जो इंपॉर्टेंट बातें की गई उसके अनुसार आप लोगों को जीवन यापन करना चाहिए, और उसमें सारी की सारी नैतिक आचरण से संबंधित बातें दी गई थी। तो अशोक का धम्म क्या था? अशोक का धम्म एक नैतिक आचरण संहिता था, जिसका उद्देश्य था उस समय की प्रजा के नैतिक स्तर को ऊपर उठाना था। तो यहां से अशोक ने भैरी घोष को त्याग कर धम्म घोष के साथ साथ काम करना शुरू कर दिया। अब अशोक की इस प्रकार से दोस्तों पूरी नीति चल रही है और 232 BC तक आता है तो अशोक की मृत्यु हो जाती है। ये अशोक की क्या हो गई दोस्तों? यहां पर मृत्यु हो गई। और अशोक की मृत्यु के बाद अगले 50 वर्ष तक मौर्य साम्राज्य चलता रहता है। लेकिन जो योग्य उत्तराधिकारी की बात होती है दोस्तों, वो योग्य उत्तराधिकारी जो है वो अशोक के नहीं हुए, योग्य उत्तराधिकारी अशोक के नहीं हुए, जिस वजह से 185 BC में वृहदत्त जो था वो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ और इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने वृहदत्त की हत्या कर दी और मौर्य साम्राज्य का दोस्तों यहां से पतन हो गया। तब हम कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य कब से कब तक चला? 322 BC से लेकर 185 BC तक मौर्य साम्राज्य का पूरा दौर रहता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक जैसे महान शासक हुए दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोगों को यहाँ पर अशोक के बारे में और भी चीज देखना होगी। क्या देखना होगा? कि अशोक की जानकारी हम लोगों को उसकी किससे मिलती है? अभिलेखों से मिलती है। तो जब हम अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि अशोक के अभिलेख पर्टिकुलर एक दो प्रकार के नहीं है। अशोक के अभिलेख अलग अलग प्रकार के मिले और कई सारे मिले हैं। जब हम अशोक के दोस्तों अभिलेखों की बात करते हैं तो यहां पर हम लोगों को ध्यान देना होगा कि अशोक के अभिलेख 3 रूपों में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। कितने रूपों में देखने को मिलते हैं अशोक के अभिलेख? 3 रूपों में। अब ये 3 रूप कौन कौन से हैं दोस्तों? तो देखिए, कुछ मिलते हैं हम लोगों को अशोक के शिलालेख, कुछ हम लोगों को देखने को मिलते हैं स्तंभलेख, कुछ हम लोगों को देखने को मिलते हैं गुहालेख। शिलालेख की टोटल संख्या 14 मिली है, स्तंभलेख की संख्या 7 मिली है और गुफालेख दोस्तों अलग अलग स्थानों पर मिलते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो 3 भागों में, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अब शिलालेख जो थे दोस्तों वो वृहद शिलालेख भी थे और लघु शिलालेख भी थे। स्तंभलेख जो थे दोस्तों वो दीर्घ भी थी और लघु स्तंभलेख भी थे। और गुफालेख अलग अलग जगहों पर गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण करवाए गए थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अशोक के शिलालेख और अशोक के अभिलेखों के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, अब वहां पर देखिए अशोक के अभिलेखों के बारे में जब देखते हैं तो पहली बार हम देखें कि कहां कहां मिले हैं। तो अभिलेख और उनके स्थान है, याद कर लीजिएगा। याद क्यों कर लीजिएगा पूरी सूची को? क्योंकि सिलेबस में क्लियर आपको एक मॉड्यूल में यह दिया गया है कि प्राचीन भारतीय साहित्य
कला से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और ये कला का ही उदाहरण हमें देखने को मिलता है। एपिग्राफी के तहत अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अभिलेख देखिए, शहबाजगढ़ी का अभिलेख पाकिस्तान के पेशावर से मिलता है, मनसेहरा का अभिलेख हजारा पाकिस्तान से मिलता है, कालसी का अभिलेख देहरादून उत्तराखंड से मिलता है, गिरनार का अभिलेख जूनागढ़ गुजरात से मिलता है, धौली का अभिलेख उड़ीसा के पुरी से मिलता है, जौगढ़ का अभिलेख गंजाम उड़ीसा से मिलता है, सोपारा का अभिलेख थाने महाराष्ट्र से मिलता है, एरगुड़ी का अभिलेख कुर्नूल आंध्र प्रदेश से मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अगला है मास्की, ये कर्नाटक का अभिलेख है, गुर्जरा ये दतिया का अभिलेख है। अब ध्यान रखिएगा कि जो मास्की और गुर्जरा अभिलेख है, ये दो ऐसे अभिलेख हैं जहां से अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम क्या मिलता है आपको? अशोक मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक का नाम अशोक किन दो अभिलेखों में मिलता है, तो मास्की और गुर्जरा में ही मिलता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अभिलेख जो है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अभिलेख है, जिसमें से गुर्जरा जो है दतिया मध्य प्रदेश का है। ठीक है, बाकी के सारे अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? बाकी के सभी अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है देवानाम प्रिय प्रियदर्शी शासक, मतलब बाकी सभी अभिलेखों में अशोक को देवों के प्रिय शासक के तौर पर बताया गया है। एग्जाम में पूछेगा कि भारतीय इतिहास के किस शासक को देवों के प्रिय शासक के तौर पर बताया गया, तो अशोक का नाम देवों का प्रिय शासक के तौर पर हमें मिलता है। लेकिन गुर्जरा और मास्की के अभिलेख दोस्तों ऐसे अभिलेख थे जिन अभिलेख से हमें अशोक का वास्तविक नाम अशोक मिलता है दोस्तों। ठीक है, इन अभिलेखों का नाम ध्यान रखिएगा। ब्रह्मगिरी का अभिलेख मिलता है मैसूर कर्नाटक से, भाबरू अभिलेख मिलता है दोस्तों राजस्थान से, अहरोरा का अभिलेख मिलता है उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से, जटिंग रामेश्वरम का अभिलेख कर्नाटक से मिलता है, सासाराम का अभिलेख बिहार से मिलता है, राजुल मंडगिरी का अभिलेख कुर्नूल आंध्र प्रदेश से मिलता है, और गोवी मठ का मैसूर कर्नाटक से मिलता है। सारोमारो का जो स्थान है दोस्तों ये बहुत प्रसिद्ध है और ये मध्य प्रदेश का, और एमपीपीएससी में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो सारोमारो का संबंध भी दोस्तों अशोक से है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो अभिलेख मिले हैं वो मिटूर जो है मैसूर से मिलता है, उदय गोलम जो है बेल्लारी कर्नाटक से मिलता है, और सन्नति अभिलेख कर्नाटक से मिलता है। अब देखिए कि अशोक के सभी के सभी अभिलेख जो है वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों से मिलते हैं। हम लोगों को यहाँ एक और चीज सोचना होगी कि अशोक ने जितने भी अभिलेख लिखवाए ये अलग अलग भाषाओं में लिखवाए थे। अशोक के अभिलेखों की जब हम भाषा की बात करते हैं दोस्तों, लिपि की बात करते हैं, तो यहां पर हम लोगों को ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरामाइक लिपि और ग्रीक लिपि तीनों लिपि मिलती है। मतलब आप लोगों से पूछा जाएगा कि अशोक के अभिलेख कौन सी लिपि में मिले हैं, तो ग्रीक लिपि भी यहां पर मिलती है हम लोगों को, अरामाइक लिपि भी मिलती है, खरोष्टी लिपि भी मिलती है, और यहां पर हम लोगों को ब्राह्मी लिपि भी मिलती है। ठीक है, ये सारे की सारी लिपि में हम लोगों को अशोक के अभिलेख मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अरामाइक और खरोष्टी लिपि जो है वो ज्यादातर हमें अशोक के अभिलेखों में देखने को मिलती है। और अशोक के जितने भी अभिलेख लिखवाए गए और सभी अभिलेख जो है वो हम लोगों को किस रूप में मिलते हैं दोस्तों? लिखित रूप में मिलते हैं। तो यहाँ पर एक बात और समझिएगा कि अशोक के अभिलेख हो, अशोक के शिलालेख हो, स्तंभ लेख हो, ये सभी के सभी लिखित रूप में थे, जो हम लोगों को इस बात की जानकारी तो देते ही हैं कि अशोक के साम्राज्य कहाँ कहाँ था। क्यों? क्योंकि देखिए हर एक कर्नाटक में कोई उड़ीसा में अलग अलग जगह पर है। ये अशोक की साम्राज्य की सीमा पर लगाए गए थे, और अशोक के साम्राज्य की सीमा पर अगर ये अभिलेख लगाए गए थे तो इससे क्लियर हम लोगों को पता चलता है कि कहां कहां तक अशोक के अभिलेख मिलते हैं, वहां वहां तक अशोक की सीमा रही होगी। तो साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य के आकार की जानकारी हम लोगों को अभिलेख से ऐसे मिल जाती है। दूसरी बात, अशोक के अभिलेख लिखे थे और लिखे चीजों को पढ़ा जाएगा, और पढ़ेगा कौन? प्रजा, उस समय के लोग। तो इसका मतलब कि ये भी सूचित करते हैं कि अशोक के समय जो प्रजा रही होगी उसका कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जो साक्षरता लेवल है वो ज्यादा रहा होगा, तभी ना लिखित रूप में अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे। वरना लिखित रूप में लिखवाने से क्या करते हैं अशोक के अभिलेख? और अलग अलग लिपि में लिखवाए थे, मतलब अलग अलग लोगों, अलग अलग भाषा को जानने वाले लोग वहां रहते थे। तो एक बात हम लोगों को साम्राज्य के विस्तार की जानकारी मिलती है अभिलेखों से, दूसरी जानकारी हमको मिलती है कि उसकी समय की जो प्रजा थी वो साक्षर थी, तीसरी जानकारी हमको मिलती है कि जो अभिलेख शिलालेख लिखवाए गए उनमें नैतिक आचरण की बातें लिखी थी। तो अशोक के समय की जो प्रजा रही होगी उसका नैतिक स्तर ऊंचा रहा होगा, क्योंकि जो प्रजा नैतिक आचार विचार की बातें दिन ब दिन पढ़ रही है, देख रही है, और प्रजा को लेकर ये स्पष्ट आदेश दिखाई पड़ते हैं, इसके लिए अधिकारी काम कर रहे होते हैं, तो निसंदेह प्रजा का जो नैतिक स्तर रहा होगा वो ऊंचा रहा होगा। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों से उसके समय की जानकारी तो मिलती है, लेकिन उसके अन्य जानकारी हम लोगों को देखने को मिलती है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अशोक के अभिलेखों का महत्व क्या है, तो आप वो बता दीजिएगा। दूसरी बात कि अशोक के अभिलेखों की अगर हम खोज की बात करें तो सबसे पहले अशोक के अभिलेखों की खोज की गई थी 1750 में। किसने की थी दोस्तों? टी फ्रेंथलर।
टी फ्रेंथलर नाम का वो व्यक्ति था जिसने अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। इसके अलावा 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम का वो व्यक्ति था जिसने पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। मतलब सोच लीजिए कि अशोक के अभिलेख खोजे गए थे, उसके लगभग 80-85 साल बाद उसके अभिलेखों में क्या लिखा वो पढ़ने में सफलता मिली थी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एकमात्र शासक जिसका पूरा का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया वो कौन है दोस्तों? अशोक है। पहले अभिलेख कब मिले? 1750 में। पढ़े कब गए? 1837 में। ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग दीर्घ स्तंभलेख की बात करें तो अशोक के दीर्घ स्तंभलेख दोस्तों 7 थे जो अलग अलग 6 जगह से मिले हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट की मैं यहाँ आपके सामने बात कर रहा हूं। ठीक है, पहला था दोस्तों दिल्ली टोपरा। ये दिल्ली टोपरा जो स्तंभलेख है दोस्तों ये टोपरा में था। फिरोज शाह तुगलक ने जब स्थापना की अपने शहर की तो वो इसको दिल्ली ले आया था। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली मेरठ, ये दिल्ली मेरठ अभिलेख जो है, स्तंभलेख जो है, ये भी कहां था? पहले मेरठ में था। फिरोज शाह तुगलक ने जब दिल्ली नगर बसाया, अपना शहर बसाया फिरोजाबाद, तो वो क्या करता है? इसको दिल्ली ले आता है फिरोज शाह कोटला में। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद स्तंभलेख की बात करें दोस्तों तो ये कौशाम्बी में था। ये कहां था? ये कौशाम्बी में था। और कौशाम्बी में जब ये था तो याद रखिएगा कि इसको अकबर इलाहाबाद ले आया था। अकबर कहां ले आया था? इसको इलाहाबाद लेकर आया था। तो इलाहाबाद का जो स्तंभ है दोस्तों वो कौशाम्बी का है और ये रानी के अभिलेख के तौर पर जाना गया है। किस तौर पर जाना गया है? ये रानी के अभिलेख के तौर पर जाना गया। अशोक की रानी थी कारुवाकी। ये कारुवाकी जो रानी थी उसी के लिए कौशाम्बी अभिलेख अशोक ने स्थापित करवाया था, जिसे बाद में इलाहाबाद ले आया था। कौन ये ले आया था? तो याद रखिएगा अकबर ले आया था। इसके अलावा लौरिया नंदगढ़ का जो अभिलेख है वो बिहार के चंपारण में है। और रामपुरवा का जो अभिलेख है दोस्तों स्तंभलेख, ये कहां पर मिलता है? बिहार के चंपारण में मिलता है। तो ये प्रमुख अशोक के स्तंभलेख रहे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें स्तंभलेखों की जब बात करते हैं दोस्तों तो 7वां स्तंभलेख जो था इसका वो सबसे लंबा दीर्घ स्तंभलेख के तौर पर जाना जाता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम लघु स्तंभलेख की बात करें, सांची से, सारनाथ से और रुम्मनदेही से, सांची से, सारनाथ से, रुम्मनदेही से हम लोगों को अशोक के लघु स्तंभलेख जो है वो मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर रुम्मनदेही का जो अभिलेख है दोस्तों ये सबसे छोटा अभिलेख के तौर पर जाना जाता है अशोक का। तो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा था दोस्तों? रुम्मनदेही। इसके अलावा 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख जो है दोस्तों ये खरोष्टी लिपि में हमें देखने को मिलते हैं। अशोक का शार-ए-कुना का जो दोस्तों अभिलेख है ये कांधार से मिलता है। ये ग्रीक एवं अरामाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है, इसलिए शार-ए-कुना अभिलेख को हम लोग द्विभाषीय अभिलेख के तौर पर जानते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अशोक का वो अभिलेख बताइए जो द्विभाषीय अभिलेख रहा। तो शार-ए-कुना अभिलेख रहा जो कांधार से मिला, या हम बोल सकते हैं कि ये अफगानिस्तान से मिला। और अफगानिस्तान से मिलने वाले जो अभिलेख रहे उनकी ग्रीक लिपि थी, तो ग्रीक लिपि अकेले अफगानिस्तान से मिलने वाले अभिलेखों में मिलती है, बाकी जगह पर ग्रीक लिपि नहीं मिलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये अशोक के अभिलेखों की इंपॉर्टेंट बातें की हम लोगों ने। अब हम अशोक के शिलालेखों की बात करते हैं। अशोक के शिलालेखों की जब बात करते हैं दोस्तों तो 14 प्रमुख शिलालेख थे अशोक के। कितने? 14 प्रमुख शिलालेख थे। ठीक, अब ये 14 प्रमुख शिलालेख थे। इन सभी शिलालेखों को साम्राज्य की सीमा पर लगवाया गया और इन 14 शिलालेखों में अलग अलग आदेश दिए गए थे। ये आदेश जो थे वो नैतिक आचरण पर आधारित थे, जिनका पालन प्रजा को हर हाल में करना ही था, जिसका उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूं कि उद्देश्य था प्रजा के नैतिक स्तर को बढ़ा देना। दूसरी बात कि अगर कोई भी व्यापारी साम्राज्य की सीमा से होकर जाएगा तो वो अशोक के इन अभिलेखों को पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि इस प्रजा में किस प्रकार के शासक रहते हैं और किस प्रकार की जनता का यहाँ पर निवास करता है शासन। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से बौद्ध धर्म की जो व्यवस्था थी, जो अशोक ने धम्म स्थापित किया था, उस धम्म का प्रचार प्रसार करने के एक माध्यम के तौर पर भी हम इन स्तंभ लेखों को या शिलालेखों को देखते हैं। यहाँ पर पहला शिलालेख जो है दोस्तों उसमें पशु बलि की निंदा की जानकारी मिलती है कि अशोक ने पशु बलि की निंदा कहा। दूसरी बात, सभी मनुष्यों को अपनी संतान कहा था। किसने? अशोक ने। दूसरा अभिलेख जो है दोस्तों कहता है चिकित्सा और लोक कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। चोल, पांडे और सत्यपत जो केरल के पुत्र थे, इन राज्यों के उल्लेख मिलता है। तीसरे शिलालेख में मिलता है राजकीय अधिकारियों को हर 5 वर्ष में साम्राज्य का दौरा करने का कहा गया। इसके अलावा चौथा जो शिलालेख उसमें हम लोगों को नैतिकता और दया के आचरण की जानकारी मिलती है कि अशोक ने कहा कि उसके अधिकारियों को नैतिकता पूर्ण आचरण करना पड़ेगा और प्रजाजन के प्रति, पशुजन के प्रति, सभी के प्रति दया का आचरण भी कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा 5वें शिलालेख में अशोक ने कहा धम्म महामात्रों की जानकारी। अब ये धम्म महामात्र क्या है दोस्तों, तो ध्यान रख लीजिएगा। धम्म महामात्र जो है वो अशोक ने अपने धम्म के प्रचार प्रसार और देखरेख के लिए अधिकारी बनाए थे। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा कि अशोक ने किस नए पद का सृजन किया था, तो धम्म महामात्र पद का सृजन अशोक ने किया था, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों समाज और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 5वें शिलालेख में मिलता है।
छठा शिलालेख जो है दोस्तों इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ बोला गया है कि राजा जो होगी वो प्रजा से मिल सकती है। मतलब एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम देखने को मिलता है कि राजा तक हर एक प्रजा के व्यक्ति की पहुंच होगी, वो अपनी समस्या सुना सकता है, न्याय पा सकता है। ये उदाहरण हमें अशोक के समय देखने को मिलता है। सातवां शिलालेख कहता है कि सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता चाहिए। आप जाति आधार पर, वर्ण आधार पर भेद नहीं करेंगे, पशु पक्षी मात्र नहीं, सभी जातियों के प्रति आपकी सहिष्णुता होनी चाहिए। आठवां शिलालेख कहता है दोस्तों सम्राट की धर्म यात्राओं की बात करते हैं, जिसमें अशोक ने 10वें वर्ष में दोस्तों बोध गया की यात्रा की थी और 20वें वर्ष में अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक ने जब लुम्बिनी की यात्रा की थी दोस्तों तो यहां पर टैक्स हटा दिया था, लुम्बिनी को टैक्स फ्री घोषित कर दिया था और क्षेत्र में टैक्स की दर 1/8 कर दी थी घटाकर। जहां मौर्य काल में 1/4 से 1/6 के आसपास टैक्स लिया जाता था, वहां टैक्स की दर कम कर दी थी और लुम्बिनी को कर मुक्त घोषित कर दिया था इस धर्म यात्रा के दौरान अशोक ने। इसके अलावा बोध गया के भ्रमण का उल्लेख भी किससे मिलता है? 8वें से मिलता है। 9वां शिलालेख जो बताता है कि धम्म समारोह की चर्चा की गई, सच्ची भेंट को शिष्टाचार से जोड़कर यहां पर अशोक ने 9वें शिलालेख में उल्लेख करवाया है। ठीक है, तो ये अशोक के 9 शिलालेख हो गए। अब देखें दोस्तों 10वां शिलालेख जो रहा अशोक का, 10वां शिलालेख कहता है कि हमेशा जो राजा है, जो उच्च पदाधिकारी है, वो हमेशा प्रजा का हित सोचेंगे, कभी प्रजा का अनित नहीं सोचेंगे, प्रजा को परेशान नहीं करना है और धम्म की नीति से श्रेष्ठ कोई नीति नहीं है, यह भी अशोक ने घोषित किया। 11वां शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या करता है कि धम्म की व्यवस्था कैसे चलने वाली होगी, कैसे आगे बढ़ेगी, ये सारा उल्लेख हमें 11वें में मिलता है। 12वां शिलालेख कहता है कि सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों का आपको कहीं ना कहीं आचरण करना पड़ेगा, उनका आदर करना पड़ेगा। मतलब बोलने का यह है कि अशोक खुद अगर हम देखें बौद्ध धर्म के पहले शैव धर्म का अनुयायी था, तो अशोक ने कहा कि शैव धर्म हो, वैष्णव धर्म हो, जैन धर्म हो, भागवत धर्म हो, सभी धर्मों का हम लोगों को आदर करना है, किसी धर्म का अपमान नहीं करना है। और कहा गया कि स्त्री महामात्रों की नियुक्ति भी हो सकती है। 13वां अभिलेख दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है और यह कहा जाता है कि शासन प्राप्ति के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग जो अभिलेख है उसके बारे में व्यवस्था की थी। इसके अलावा 14वां अभिलेख जो है वो अशोक ने जनता को बोला गया कि धार्मिक जीवन बिताएं, अच्छा जीवन बिताएं, नैतिक आचरण का प्रदर्शन करें। इस प्रकार की जानकारी हमें 14वें शिलालेख से अशोक की देखने को मिलती है दोस्तों। तो यहां पर अशोक की जो हम लोगों ने बात की, वो हम लोगों ने यहां देखा कि अशोक ने किस प्रकार से अपने शिलालेखों के माध्यम से अपनी पूरी व्यवस्था को प्रचारित करने का प्रयास किया था दोस्तों। इसके अलावा जब धम्म की हम बात करते हैं दोस्तों, तो अशोक ने जो धम्म स्थापित करवाया उसके प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने अलग अलग देशों में राजदूत भेजे थे। और किन किन देशों में राजदूत भेजे थे वो भी एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। तो यहां पर अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा जो अशोक के पुत्र और पुत्री थे, इनको श्रीलंका भेजा था। महारक्षित को भेजा था यवन देश, मजिम को भेजा था हिमालय के क्षेत्रों में, महादेव को भेजा था महिष मंडल मतलब मैसूर के क्षेत्रों में, महाधर्म रक्षित को भेजा था महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, सोना और उत्तरा को भेजा था सुवर्ण भूमि में, और मध्यांतिक को भेजा था दोस्तों कश्मीर और गंधार में। इसके अलावा अशोक ने हम बोल सकते हैं कि ईरान, इराक, मिस्र के क्षेत्रों में, श्रीलंका में, लाओस, कंबोडिया के क्षेत्रों में यहां तक राजदूत भेजे थे दोस्तों, चाइना तक राजदूत भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और अशोक की एक और बात आप लोगों को याद रखना है, अशोक के समय पे तीसरी बौद्ध संगति जो थी वो भी अशोक के समय आयोजित की गई थी। कब की गई थी? 250-251 BC के आसपास। कहां पर की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की थी इस संगति को। और मोगली उत्तिष्ठ जो थे दोस्तों, मोगली उत्तिष्ठ जो थे वो इसके अध्यक्ष के तौर पर हम देखते हैं। तो अशोक जो है दोस्तों ये बौद्ध धर्म का महान संरक्षक हुआ, महान प्रचारक हुआ, और कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आप ला सकते हैं किसी पर्टिकुलर विचारधारा पर एकदम दृढ़ संकल्प के साथ चलकर, उसका उदाहरण हमें कौन दिखाई पड़ता है? अशोक दिखाई पड़ता है। इसी सब चीजों के चलते अशोक को भारतीय इतिहास में एक महान शासक का दर्जा दिया गया है। बराबर। यहां पर एक और बात याद रखिएगा कि जब हम अशोक के जीवन से जुड़ी इन बातों को देखते हैं तो अशोक के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों को याद रखने की जरूरत है। जैसे अशोक की धम्म नीति जो रही इसको जिम्मेदार ठहराया जाता है पतन को लेकर। किसके पतन को लेकर? मौर्य साम्राज्य को पतन को लेकर। कई इतिहासकारों ने यह कहा कि अशोक ने जिस हिसाब से धम्म नीति को फॉलो किया
उसके तहत हिंसा की राजनीति को त्याग दिया, और हिंसा की नीति को त्याग दिया तो सेना कमजोर हो गई, और कमजोर सेना के साथ अशोक के बाद के उत्तराधिकारी दूसरे लोगों के साथ लड़ाई नहीं कर पाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि अशोक की सेना, जो मौर्यों की सेना थी, वो कमजोर हो गई और उसे आसानी से पराजित कर दिया गया। पुष्यमित्र जैसे सेनापति ने बृहदत्त जैसे राजा को मारकर मौर्य साम्राज्य का पतन कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं हमें मौर्य काल की इस पूरी व्यवस्था की जानकारी मिलती है दोस्तों, और अशोक के महान शासक होने की जानकारी मिलती है। बराबर, तो ये हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के प्रारंभिक पक्ष को देखा, जो महान शासक हुए मौर्य साम्राज्य को उनको देखा, अशोक के अभिलेखों को देखा, अभिलेखों की विशेषताओं को देखा, और कई सारे इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखा है। अगले लेक्चर में हम मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी थी, सेना का स्वरूप कैसा था, मौर्य साम्राज्य की राजनीति में कौन कौन से हम लोगों की इकाइयां देखने को मिलती है, मौर्य साम्राज्य का सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, और कहां कहां से हम इसकी जानकारी मिलती है। तो इस लेक्चर के बाद अगले लेक्चर को भी देखना है। मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।